यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस अमेरिकन वफ्द के साथ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद टॉक्स के लिए। और उनसे ठीक एक रात पहले ईरान के स्पीकर गलिबाफ और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची सिक्योरिटी हेड के साथ अपने वफद के साथ वो भी इस्लामाबाद आ चुके हैं इस्लामाबाद टॉक्स के लिए। लेकिन ये जो अभी कॉन्वर्सेशन शुरू होने वाली है, अभी जो टॉक्स होने वाली हैं, उसमें जेडी वैंस की एंट्री मैटर नहीं करती है। मैटर करता है कि ईरान किस तरीके से एंटर हुआ। और ये लिटरली इंतहाई सिग्निफिकेंट है क्योंकि ईरान का जो डेलीगेशन आया है, उन्होंने अपने डेलीगेशन का एक नाम रखा है और वो नाम है मेनाब 168। माई हार्ट गोज आउट टू ऑल द गर्ल्स, वो बच्चियां, वो स्कूल की बच्चियां जिन्हें पहले दिन बर्बरियत का निशाना बनाया गया, जिन्हें शहीद किया गया। एंड द रीज़न माई हार्ट गोज आउट, उसकी वजह यह है कि उस स्कूल का एक नाम था। उस स्कूल का नाम था शजरा तैयबा, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा मुबारक। इतनी सिग्निफिकेंस के साथ ईरान इस मुज़ाकरात पर आया है। उन स्कूल की बच्चियों के बैग्स उनकी तस्वीरों के साथ सीट्स पर मौजूद हैं। और ये सिर्फ डिप्लोमेटिक लगेज नहीं है, ये ईरान का पैगाम है। और ये पैगाम ईरान इस्लामाबाद टॉक्स में टेबल पर रखने वाला है। यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोट करनी है, और वो ये कि ईरान जिस तरीके से एंटर हुआ है, जितने दिन ये जंग चलती रही है अब तक, आपने सुना क्या? आपने कभी डोनाल्ड ट्रंप से सुना, यूएस प्रेसिडेंट से, आपने नेतन्याहू से सुना, आपने ये सुना कि हम ईरान की फ़ज़ाओं में दनदनाते हुए घूम रहे हैं, हम जहाँ चाहते हैं उनकी फ़ज़ाओं में घूम रहे हैं। इस डेलीगेशन में ईरान की प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान एयर फोर्स ईरान की हुदूद में एंटर हुई है, ईरान के जहाज को एस्कॉर्ट करके पाकिस्तान लेकर आई है। इसमें J-10C फाइटर प्लेन्स इन्वॉल्व हुए हैं, इसमें एरी एवैक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए हैं। और हम ईरान के उन हुदूद में एंटर होकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि ईरान टेबल पर मौजूद हो। कहाँ आपने तारीख में ऐसी कार्रवाई सुनी है? कहाँ आपने पाकिस्तान की इतनी सिग्निफिकेंस सुनी है? माई हार्ट गोज आउट फॉर पाकिस्तान टू, क्योंकि पाकिस्तान का जो किरदार है, लिटरली सल्यूट करने का दिल करता है कि फाइनली अब हम दुनिया के नक्शे पर नजर आने लगे। लेकिन सवाल अपनी जगह फिर भी कायम है कि एयरफोर्स 2 लैंड कर चुकी है, जेडी वैंस आ चुके हैं, स्टीव विटकॉफ आ चुके हैं, जैरेड कुशनर आ चुके हैं। क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इस्लामाबाद टॉक्स में एग्जैक्टली अब क्या होने वाला है और कौन कौन से ऐसे एजेंडा के पॉइंट्स हैं जिस पर मेक और ब्रेक हो सकता है, उस पर बात करते हैं। लेकिन पहले एक बात क्विकली समझते हैं कि पाकिस्तान को जो डिप्लोमेटिक कैपिटल मिला है, ये दुनिया में किसी मुल्क को नहीं मिला है। आप इसका मैग्नीट्यूड समझने की कोशिश करेंगे, आप लिटरली दंग रह जाएंगे। सोशल मीडिया पे बहुत से लोग हैं, कोई इसको OIC के साथ कंपेयर करता है 1970 की दिहाई की भुट्टो के दौर के OIC कॉन्फ्रेंस के साथ, और कोई इसको कंपेयर कर रहा है पाकिस्तान के उन एटमी धमाकों के जो 1998 में पाकिस्तान ने किए। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इन दोनों के साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। बनता क्यों नहीं है? क्योंकि OIC इस्लामिक ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, तो उसको आप साइड पे रख दें। दैट वाज नॉट अफेक्टिंग द होल वर्ल्ड। और पाकिस्तान ने जो एटमी धमाके किए, वो पाकिस्तान का क्रेडिट है। वो उसके बाद पाकिस्तान के अलावा इस्लामी दुनिया का क्रेडिट है, वो पूरी दुनिया का क्रेडिट नहीं है। लेकिन अब जो पाकिस्तान कर रहा है इस्लामाबाद टॉक्स के नाम पर, लिटरली इससे एक दुनिया की वर्ल्ड वॉर 3 रुकती है, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक कैपिटल मिलता है, दुनिया को सस्ता फ्यूल मिलता है, और दुनिया एक बार फिर तरक्की के धाने पर आ जाती है। आप इस बात का यहां से अंदाजा लगाएं कि जैसे ही पाकिस्तान ने सीज फायर की कोशिशें की, पाकिस्तान ने दुनिया को अमीर बना दिया। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे ही इनिशिएटिव लिया सीज फायर करने का, तो वो इन्वेस्टर पूरी दुनिया का जो पॉली मार्केट्स के मुताबिक पैसा रोक कर बैठा था, वो पैसा लेकर मार्केट में कूदा। $3 ट्रिलियन,
दैट्स अ ह्यूज सम ऑफ मनी। तो पाकिस्तान की इस एफर्ट से दुनिया अमीर भी हुई है। लेकिन यहां पर जो मुज़ाकरात होने वाले हैं वो ईरान और अमेरिका दोनों के ग्रुप्स के बीच में 10 पॉइंट एजेंडा है जिसके ऊपर बहस जारी है। लेट्स क्विकली फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये 10 पॉइंट एजेंडा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये मेक और ब्रेक पॉइंट है। जेडी वैंस ने, यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि अगर ईरान खुले दिल के साथ आएगा तो निगोशिएशन हो जाएगी। ये इतनी सिग्निफिकेंस रखता है। लिहाजा इन पॉइंट्स को पहले क्विकली डिस्कस करते हैं कि पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट ये है कि अमेरिका कहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। ईरान का उस पर पॉइंट ये है कि मान लिया कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे लेकिन हम यूरेनियम की अफसुर्दगी बंद नहीं करेंगे। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, एग्जैक्टली वाज़न्ट दिस जो ऑलरेडी हो रहा था निगोशिएशन के दौरान? यही सब कुछ तो हो रहा था। इनफैक्ट उस वक्त तो शायद ईरान सरेंडर भी कर देता। तो ये एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अमेरिका की जानिब से ये है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देगा। और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिसेंटली कहा है कि ईरान ने पूरे तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला है, बहुत लिमिटेड ऑप्शन दी जा रही है टैंकर्स को गुजरने के लिए, कंटेनर्स को गुजरने के लिए। तो शिपिंग कंटेनर्स नहीं जा पा रहे हैं। ईरान कहता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने को तैयार हैं मगर अपनी टर्म्स पे। और अपनी टर्म्स क्या हैं कि जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना है वो पहले ईरान से परमिशन ले, क्योंकि ईरान ने माइंस बिछा रखी हैं। लिहाजा ईरान बताएगा कि आपने कहां से गुजरना है। और दूसरा, ईरान को टोल पे किया जाए। 140 जहाज गुजरते हैं। अब अगर ईरान $1 मिलियन भी लेता है तो ईरान साल में 20 से 30 बिलियन डॉलर जनरेट कर सकता है। सोचो, जिसकी इकोनॉमी को आपने ऑलमोस्ट 50 साल से क्लोज रखा हो, उसका इतना हक तो बनता है कि अगर वो पानी के उस हिस्से से गुजरेंगे तो उनका टोल तो बनता है। फिर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो पॉइंट है कि ईरान कहता है कि सैंक्शंस हटा दो। अमेरिका किसी हद तक तैयार हो गया कि ईरान पर से सैंक्शंस हटनी चाहिए, लेकिन ईरान का मुतालबा सिर्फ ये नहीं है। ईरान का मुतालबा ये है कि यूनाइटेड नेशंस का जो मैकेनिज्म है जिसके तहत आप दोबारा सैंक्शन लगाने के काबिल हो जाते हैं और हमें दोबारा फंसा देते हैं, वो मैकेनिज्म भी आप बदलेंगे ताकि हमें दोबारा सैंक्शंस हम पर री इम्पोज ना की जा सके। यहां पर एक और पॉइंट ये है ईरान की तरफ से कि ईरान कहता है कि अमेरिका मुझे ये गारंटी दे कि दोबारा ऐसी एग्रेशन नहीं होगी। अमेरिका कहता है शायद हम किसी हद तक गारंटी भी आपको दे दें, लेकिन पहले आप हमें यह बताएं कि जो आपका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये हिजबुल्लाह हैं, आपके पास हूतीज हैं, आप इनको लिमिट करेंगे। और यहां पर मैं आपको एक बात बड़ी ऑनेस्टली बता दूं, जहां तक ताल्लुक है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर मेक और ब्रेक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का इतना इंटरेस्ट नहीं है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ जितना इंटरेस्ट इसराइल का है, सॉरी फेक स्टेट का है। और फेक स्टेट चाहती है कि ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बंद हो। लेकिन यहां पर एक बात जहन में रखिएगा कि ये दुनिया जो चलती है ये डीप स्टेट चलाती है, हर मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसीज चलाती हैं। लिहाजा अगर आपको सुनने को ये मिलता है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पेपर पर सरेंडर हो गया है, तो ये याद रखिएगा कि वो पेपर पर ही सरेंडर होगा, क्योंकि जब सैंक्शंस हटती हैं, पैसा आता है, तो वो पैसा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को पास ऑन किया जा सकता है। और जैसे ही पास ऑन होगा, ये सब कुछ अंडर द रेडार ऑपरेट करता है। साथ ही साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो अमेरिका की जानिब से रखी गई है वो ये कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल को लिमिट करेगा, अपने मिसाइल्स की रेंज को लिमिट करेगा। अगेन, जो अप्लाई पिछली बात पर होता है वही अप्लाई इस बात पर होता है कि अंदर खाना चीज़ें चलती रहती हैं। ईरान को अमेरिका ने कहा है कि IAEA से आप मॉनिटरिंग करवाएंगे, जिस पर ईरान तैयार है, क्योंकि ईरान का मकसद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था भी नहीं और वो मकसद आज भी ईरान का नहीं है। इसके बाद जो दोनों फरीकैन के बीच में बात हो रही है कि एक रीजनल सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क को फैसला कर लिया जाए कि ये किस तरीके से ऑपरेट करेगा। और 10th नंबर पे, लास्ट नंबर पे, ईरान चाहता है कि आप हमें ग्लोबल इकोनॉमी का एक्सेस दें, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जोड़ें। अब यहाँ पर जो मेरी नज़र में 2 पॉइंट्स हैं
کہ جس کے اوپر کہانی کھٹائی میں پڑ سکتی ہے. پہلا ہے ایکسس آف ریزسٹنس، کیونکہ اس کا تعلق اس فیک اسٹیٹ کے ساتھ ہے. اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یورینیم کی افسردگی ہے، جس کا حق ایران چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اب یہاں پر پاکستان کے رول کو سمجھنے سے پہلے کوئکلی 2-3 باتیں سمجھ لیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اسرائیل کے انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے ریڈ زمٹ نے کہا ہے کہ جو اسرائیل کی منیمم ریکوائرمنٹ رہے گی کہ اگر یہ سیز فائر ہوتا ہے، یہ ڈیل بنتی ہے، یہ ٹاکس ہوتی ہیں، تو منیمم ریکوائرمنٹ اسرائیل کی یہ ہوگی کہ 60% جو یورینیم انریچڈ آلریڈی موجود ہے ایران کے پاس، اس کا خاتمہ کیا جائے اور 20% مٹیریل کو ڈائلیوٹ کیا جائے. اور وہ خود لکھتا ہے اس کے اندر کہ یہ ایران کے لیے ایک ریڈ لائن ہوگی جسے ایران پار نہیں کرنا چاہے گا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایران چاہتا ہے کہ لیبنان کا معاملہ بھی ٹیک اپ ہو جائے اور وہاں پر بھی جنگ بندی ہو جائے. لہٰذا ایران نے یہ شرط رکھی ہے کہ دیٹ وڈ بی پارٹ آف دس نیگوسیشن ایز ویل. اب یہاں پر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جے ڈی وینس کا انتخاب کیوں کیا گیا، کیونکہ ایران نے زور دیا کہ اگر ہم بات کریں گے تو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ جے ڈی وینس آئے، ڈونلڈ ٹرمپ سے ہم بات نہیں کریں گے. اب یہ ایک طرح کا سگنل بھی ہے، کیونکہ امریکہ کا فیوچر پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ہو سکتا ہے، وہ کینڈیڈیٹ نامنی ہو سکتا ہے ریپبلکن کا. اور جے ڈی وینس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو اسلام آباد ٹاکس ہیں یہ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ اگر یہ ٹاکس کامیاب ہوتی ہیں تو وہ پولیٹیکل گراف جو ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت -17 پر ہے، سوچیں جے ڈی وینس نے اپنی پولیٹیکل کیمپین پر زور دینا ہے، تو جے ڈی وینس تو چاہے گا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو تاکہ اس کا فیوچر کا پولیٹیکل گراف سیف ہو سکے. اور ایران چاہے گا کہ یہ جنگ اب فائنلی ایک اختتام پر پہنچے. سو اسلام آباد ٹاکس کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ امریکہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں، ایران چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں، لیکن دو ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. ایک ہے فادر لینڈ اور ایک ہے مدر لینڈ. اب ان کا پرابلم کیا؟ جہاں تک تعلق ہے اس فادر لینڈ کا، اس انسان کا، تو اس کو تو بہت جلد آپ بیہائنڈ دا بارز دیکھیں گے. فیک سٹیٹ کے اندر، ملک نہیں کہنا چاہیے، فیک سٹیٹ ہے، تو فیک سٹیٹ کے اندر بی بی فائلز کا کیس چل رہا ہے. 2 ہفتے میں پیشی ہے اور اس پیشی میں سزا کے چانسز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ $300 ملین ہے جو خرد برد کر چکا ہے، جو کھا چکا ہے، لہٰذا اس کی صفائی اس کو دینی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس سے بچنے کے لیے لیبنان پر اٹیک کرتا ہے تاکہ یہ بات غائب ہو جائے، بیکاز nobody wants to change a general in the middle of the war. اور دوسری طرف جو مرچیں لگی ہیں وہ ہمسایوں کو لگی ہیں، وہ مودی سرکار کو لگی ہوئی ہے. ابھی ایک کلپ دکھاتا ہوں، ذرا سنیں کہ یہ سوچتے کیا ہیں. Modi has given the local pundits 3,000 rupees each to start praying that the plane of J.D. Vance disappears before reaching Pakistan. Can you just imagine کہ اگر انڈیا کی فورن پالیسی پراتنا پہ آ گئی ہے تو آپ فورن منسٹری بند کر دیں، یہ آپ کے کرنے والا کام نہیں ہے. آپ اتنے پست ہو چکے ہیں، آپ کو یہ نظر تک نہیں آ رہا ہے کہ آپ پاکستان کی راہ میں جو روڑے اٹکانا چاہتے ہیں، اس سے آپ کا فائدہ ہونا تھا، آپ کو آپ کی اکانومی چلنی تھی. آپ کا بھی کیش اڑتا جا رہا ہے، آپ کا بھی غریب مر رہا ہے. LNG کا اتنا بڑا کرائسس ہے، چھوٹے ریسٹورنٹس، دہاڑی دار آپ کے ملک میں مر رہے ہیں آج، کیونکہ ان کے پاس پکانے کے لیے گیس نہیں ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ جے ڈی وینس کا جہاز غائب ہو جائے، وہ پاکستان نہ پہنچے. آپ اپنی عوام کو کرائسس میں رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ صحرا آپ کے سر نہیں سجا بلکہ پاکستان کے سر سج گیا، اور اس کے لیے کسی بھی چال کو چلنے کے لیے آپ تیار ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دنیا کے سارے پلیئرز اپنی چالیں چلتے ہیں، اپنے کارڈز پلے کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب آپ نے یہ جنگ دیکھی تھی، جتنا عرصہ آپ نے یہ جنگ دیکھی ہے، مسلمانوں کے حوصلے کتنے پست تھے. پھر ایک ایران اٹھا اور ابھی 57 ملک باقی ہیں. ذرا سوچو، اگر 57 اٹھ گئے تو کیا حال ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اگر آپ ایمان والے ہیں.